नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी में। और हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट की रिवीजन सीरीज फॉर प्रिलिमिनरी 2020 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इससे पहले हमने किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुकलेट बुक, और ये है पार्ट 3। ये है क्लाइमेट चेंज, और इसमें क्लाइमेट चेंज में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं: पहला क्लाइमेट चेंज, सेकंड ओशियन एसिडिफिकेशन, थर्ड ओशियन डिप्लेशन, थर्ड फोर्थ impact of climate change, fifth is mitigation, and sixth is India's position of climate change, then last is climate change organization. तो इसमें हम इसको लगभग 5 वीडियोस में कवर करेंगे। पहला वीडियो ये रहेगा जिसमें हम क्लाइमेट चेंज और ओशियन एसिडिफिकेशन वाले 2 चैप्टर करेंगे, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18 अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक। ओके, सो माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 5 टाइम्स और 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। और last year in 2019 I qualified Haryana Civil Services examination also. I love to teach and share knowledge. So let's get started. देखते हैं क्लाइमेट चेंज। देखिए, हम सबको पता है क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है। क्लाइमेट इज जो हमारी सराउंडिंग है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। उसमें क्या टेम्परेचर है, क्या ऑक्सीजन मतलब हवाएं हैं, एयर किस क्वालिटी की है, ठीक है, रेनफॉल कैसा होएगा, तो ये सारी चीजें, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी आपके क्लाइमेट में आ जाएंगी। जब उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन में कुछ चीजें ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन है, वो भी अब एग्रीकल्चर कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रहा है, बाकी हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू व्हीकल्स चल रहे हैं, इनसे पोल्यूशन हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो एक्स्ट्रा चीजें क्लाइमेट में ऐड हो रही हैं उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। तो ये अगर धीरे धीरे एक तो नेचुरल आ सकते हैं या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन चेंजेस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे सबसे सोचनीय और वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। देखिए, देयर आर बेसिकली 2 थिंग्स, क्लाइमेट एंड वेदर। इनमें फर्क क्या होता है? वेदर इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपकी यही सब कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है, वो रहेगा वेदर। जब इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे तो वो उस जगह का बन जाता है क्लाइमेट। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हुई। इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे ये हम जनरली हम सबको पता हुआ है, और बाकी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब देखिए, ब्लैक पैंथर जो है उसका ब्लैक कलर होता है बिकॉज ऑफ मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लैक कलर होता है। सनलाइट में जब हम जाते हैं तो मेलानिन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, रात में आपकी मेलानिन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, या फिर जो लोग डार्क में रहते हैं या कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनमें मेलानिन कम होता है, ठीक है। बट मेलानिन इज यूजफुल ऑल्सो टू प्रिवेंट कैंसरस इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है कि भाई जो सनराइज आती हैं, लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव होती हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद धरती पे वो लॉन्ग वेव जाती हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती, कुछ ट्रैप रह के चली जाती, कुछ ट्रैप हो जाती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो आपकी सनराइज आती हैं 30% तो आपकी स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ओके, देन एक ये फैक्ट है कि कोई भी जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो ओल्ड एज से नहीं मरता, वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ज्यादा मरता है, ठीक है। उसकी सर्वाइवल की कंडीशन अगर बाहर से खराब होती है तभी वो मरता है, बूढ़े होके नहीं मरता है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। देखिए, इसमें ये ऑर्डर के हिसाब से है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, देन उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे। अब देखिए, वाटर वेपर्स का सबसे ज्यादा होता है नेचुरल में, और उसके बाद होता है CO2, ये ह्यूमंस में है। देन आपके मीथेन, तो पानी को सबसे पहले याद रखना है, ये ऑर्डर पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको H2 याद रखना है, सबसे ज्यादा रहेगा। देन CO2 और CH4 को दोनों को इकट्ठा याद रखना है। उसके बाद हमारे दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जैसे N2O, और सबसे लास्ट में जो हमारे होते हैं HFC, PFC, SF6। ये बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में है, फिर भी इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और जो आपका CH4 होता है ये वेटलैंड
ह्यूमंस, लाइव स्टॉक्स, एग्रीकल्चर, ये इसके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से मीथेन जनरेट होता है। तो ये हमने देख लिया कि किसकी वजह से कितने ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा H2O, देन CO2, CH4, N2O, देन हमारे HFC, PFC, SF6। देखिए इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नहीं है, क्यों नहीं है? ये ओजोन डिप्लीटिंग ज्यादा होता है, ओडीएस सब्सटेंसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे, ये आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन जहाँ पे आएगा वो आपका ओडीएस में चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए तो हम HFC से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, देन आपका आता है नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस क्या होती है? CH4, ये आपको याद रखनी है, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने ही। एलपीजी में हमारे होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये हमें याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी रिप्लेसमेंट HFC से हो रही है, जी की ओडीएस नहीं है बट इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट ओजोन डिप्लीशन से जितना नुकसान हो रहा है वो टेम्परेचर बढ़ने से उससे कम होगा, तो प्रोज एंड कॉन्स को वेट करते हुए हमने HFC से रिप्लेस करना ठीक समझा। देन आपके जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में जो काम आते हैं, वहां से SF6 निकलता है, मैग्नीशियम इसके प्रोसेस में यूज किया जाता है। फिर हमारे पास है ब्लैक कार्बन, एक होता है ब्लैक कार्बन, एक होता है ब्राउन कार्बन। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके एरोसोल्स होते हैं ब्लैक कलर के, सूट जो होती है, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, ये क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है और एल्बिडो को रिड्यूस करती है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको जाने नहीं देगी, एल्बिडो कम हो जाएगा, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर होता है, लाइफ टाइम और वीक्स इसके अच्छे होते हैं, ज्यादा ही लाइफ टाइम होता है, जबकि इंडिया चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 25 से 30% है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सूर्या। ये प्रोजेक्ट सूर्या किस लिए है? यूजिंग द सोलर टेक्नोलॉजी, और इसमें कुकर्स, लैंप्स, बायोगैस प्लांट, इससे आप सोलर एनर्जी को कैप्चर करना चाह रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट सूर्या हो गया। अब ब्लैक कार्बन के बाद आता है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या होता है? इसको बेसिकली हम बोलते हैं, जो भी ग्रीन हाउस कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्राउन कार्बन के अंदर आते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एरोसोल्स जनरली रेफर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज, जो भी हमने ऊपर देखे हैं CO2, CH4, ये आपके ब्राउन कार्बन में आएंगे। अब हमारे पास आते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। देखिए क्लाइमेट चेंज को जो फोर्स कर रहा है, फास्ट कर रहा है, वो क्लाइमेट फोर्सिंग हो गया। पॉजिटिव फोर्स कौन सा होगा? जो उसको बढ़ाएगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएगा वो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव जो उसको कम करेगा, जो टेम्परेचर को डिक्रीज करके कूल करेगा अर्थ को। जो लाइट एरोसोल्स होते हैं, जैसे कि जो सल्फर और कोल से निकलते हैं ऑयल के बर्निंग से, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक, ये वोल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं, तो ये कूल करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके रखते नहीं है, ये कूल करते हैं। यही टेक्निक हम यूज करते हैं किसमें? जो हमने इंजीनियरिंग मेथड्स जो हैं हमारे टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज और टू कंट्रोल द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें भी हम इनको एरोसोल्स का यूज करते हैं। उसमें वोल्केनिक इरप्शन इज वन ऑफ द मेजर। और आप इसके इफेक्ट को कैसे मेजर करते हैं? कितने कंसंट्रेशन में गैसेस हैं, कितने टाइम के लिए हैं, क्वालिटी है, उसके बेसिस पे हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकालते हैं, जिसमें CO2 का हम 1 मानते हैं, ये स्टैंडर्ड है CO2 का 1। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका क्या ग्रीन हाउस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या इनका ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका लाइफ टाइम क्या है, ये इजी टू रिमेंबर है। देखिए ग्रीन हाउस पोटेंशियल कार्बन का 1, CO2 का अपना 1 है, तो इसको 1 पे ही ले लिया, सबसे लास्ट में है। फिर आपका आता है CH4, जो हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन था उसी के हिसाब से जाइए। फिर N2O, फिर HF6, PF6, SF6। देखिए यहाँ पे H, P, F अल्फाबेटिकल जाएगा तो ऐसे बढ़ रहा है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस पोटेंशियल। तो ग्रीन हाउस पोटेंशियल जब हमें याद हो गया तो लाइफ टाइम में देखिए, अब यहाँ पे जो शुरू के 2 हैं SF6 और PF6, इसको उल्टा कर दीजिए, ये इनका लाइफ टाइम हो गया। बीच वाले जो दोनों हैं उनको यूं का यूं रहने दे देंगे, और ये CH4 और CO2 जो हमारे हैं इनको फिर से उल्टा कर देंगे, तो ये इनके लाइफ टाइम का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप पोटेंशियल का ऑर्डर याद रखेंगे, सिंपल टू रिमेंबर, CO2 से शुरू होते हुए CH4, N2O बीच में, और इन दोनों का जो FC में है फ्लोरीन वाले, उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद रखना है, तो ये हो गया। ग्लोबल एमिशन बाय सोर्स के हिसाब से ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सोर्सेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, या बर्न करते हैं ऑयल, आप पेट्रोल, डीजल, इन सब से, तो वो हमारा सबसे ज्यादा है। उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, उसके बाद आपका फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट मतलब लगाना नहीं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ग्लोबल एमिशंस पे इफेक्ट आ रहा है वो आता है। देन आपका एग्रीकल्चर आता है, देन आपका ट्रांसपोर्ट आता है, देन आपका वेस्ट वाटर आता है। ओके, और गैसेस के हिसाब से हम देखेंगे तो CO2 सबसे ज्यादा है,
60% contribution, then CH4, then N2O, सॉरी CF6 और उसके बाद N2O। ठीक है, 60%, 10%, N2O 6%। फिर है हमारे शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं, जैसे नीलगिरी, ये अपने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के मिलने का जो रीजन है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं, पलनी में, और मेन रोल इनका वाटर कंजर्वेशन में होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑर्डर था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ये है CO2, देन CH4, देन CFC, देन N2O सबसे कम है। ओके ओके देन अब हम ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एसिडिफिकेशन। देखिए एसिडिफिकेशन क्या होता है, दो टाइप की चीजें होती हैं हमारे पास, एसिड और बेस, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। अगर आपकी पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल हो गया, 7 से कम है तो एसिड हो गया, और 7 से ज्यादा है तो वो बेस हो गया। ये हम सबको पता है। थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो अब हमारा एसिडिफिकेशन है बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स। अगर आपका एसिड बढ़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे एसिडिफिकेशन। अब ये रेनफॉल आपका हो रहा है, रेन में हमारे क्या होता है, हम सबको पता है वाटर, बट इसमें जैसे ही आपके एसिडिक कंपाउंड्स बढ़ जाएंगे तो वो एसिडिफिकेशन ऑफ रेन कहलाएगा। इसमें बेसिकली सल्फर और नाइट्रोजन वाले सबसे मेन कंपोनेंट माने जाते हैं। रेन का पीएच अगर लेस देन 5.6 हो जाता है उसका हम एसिड रेन बोलेंगे। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, वेट एंड ड्राई। वेट में मतलब रेन, स्नो, फॉग, मिस्ट, इन सबको मिला दो, रेन सारे चीजों को, तो रेन वाटर के साथ जो अटैच है दैट इज वेट। ड्राई में आपका डस्ट और स्मोक है, ये ड्राई होते हैं, ये डिपोजिट हो जाते हैं और स्टिक हो जाते हैं, तो ये हो गया ड्राई एसिड रेन। ओके, इसमें क्या होगा, HN आपके बढ़ेंगे, HN बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा, और 5 से 6 में जाते हैं तो 10 टाइम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉग उनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो जैसे ही आपके एक पीएच का चेंज होता है तो 10 टाइम्स, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 10 टाइम्स का वेरिएशन आएगा, मतलब 7 से नीचे जाएंगे 6, 5, 4, तो उतना ही एसिड बढ़ता जाएगा 10 टाइम्स। अब इसके सोर्सेज क्या आएंगे, सिंपल, ये सबको पता है। सल्फर वाले हो गए, जैसे ओशन वोल्केनो से आएंगे, पेट्रोलियम को जलाने से आएंगे, स्मेल्टिंग से आएंगे। देन आपके नाइट्रोजन के हो सकते हैं, जो लाइटनिंग, वोल्केनो, बायोमास से आ सकते हैं। नाइट्रोजन हम यूरिया वगैरह में भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, तो वहां से भी आ सकते हैं। फिर आपका क्लोरीन है जो HCl बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड है HCl, स्मोक स्टैक्स, CO2 जो कि H2CO3 बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, तो ये आपके सोर्सेज हो गए। फिर एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि बनाना जो है, बनाना एक जॉइंट हर्ब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटर्स हमारे लाइकेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ये NCERT में भी दिया हुआ है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, लाइकेंस आर इंडिकेटर्स। फिर हमारा सनलाइट में क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेंट। ये क्या करते हैं, ये आपके सल्फर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे, उनको ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा चेंजेस होते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ये डैमेज होती हैं, कैंसरस इफेक्ट्स भी इससे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरली एंड ह्यूमन एसिडिक लेक। एक लेक है जो एसिड बन गई है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स। इसमें नेचुरल हो सकता है या ह्यूमन इंड्यूस हो सकता है। इनमें फर्क क्या है, नेचुरल हो गया धीरे धीरे होगी, तो इसका कलर चेंज होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाई होते हैं, इनमें सडनली ये कंपाउंड्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें ये लो होंगे, कलर इसका ब्राउनिश येलो, जबकि ये क्लीन होगी ह्यूमन वाली। ट्रांसपेरेंसी, कलर ही ऐसा है तो लो, इसमें हाई। बफर वेल, नेचुरल वाली अच्छे से बफर करती है, इसका बफरिंग उतना अच्छा नहीं होता है। अब हमारी है इंडियन जायंट स्क्वायरल, जो कि लीस्ट कंसर्न है, और ये एंडेमिक भी है। एंडेमिक मतलब जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर अंदर पाया जाता है, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। ये सतपुड़ा हिल्स में पाई जाती है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, ये जहां भी गिरेगा उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, खत्म करेगा। तो हम इसमें देखें इम्पैक्ट में, तो सोयल में ये कैल्शियम मैग्नीशियम की लीचिंग में आपका होता है। देन अमोनिया की कंसेंट्रेशन ये बढ़ा देगा। एंड बट इंडियन सोयल जो होती है वो मोस्टली अल्कलाइन होती है, तो इंडियन सोयल बफर कर लेती है। बट नाउ इट इज बिकॉज ऑफ मोर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो आपके पंजाब और हरियाणा इन सब स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसकी। तो फिर आपका वेजिटेशन पे भी इफेक्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्ट हो सकता है। कैसे, कुछ को बढ़ाएगा कुछ को घटाएगा। किसको बढ़ाएगा, फंगस की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है अगर आपकी एसिड है तो। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जबकि फंगस जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो अल्कलाइन में ग्रो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर हमारे वाइल्ड लाइफ में भी नुकसान करेगा, ह्यूमन को भी नुकसान करेगा। ह्यूमन में कैसे, हर चीज हम उसको इनहेल भी कर सकते हैं, टच भी आ सकते हैं, या फिर खा भी सकते हैं, पानी भी, या तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे जाते हैं। बोनसाई क्या होते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बोनसाई। और बैम्बू जो आपका है वो अनब्रांच्ड होता है, वो दिखता है ब्रांच सा, बट बैम्बू इज अनब्रांच्ड प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। एगैमोस्पर्मी मतलब आपके गैमेट्स नहीं बन रहे। गैमेट्स मतलब फीमेल्स में एग, मेल्स में स्पर्म। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनते, तो एगैमोस्पर्मी वहां पे कैसे होता है रिप्रोडक्शन? पार्थिनोजेनेसिस से। ठीक है, ये भी बोला जाता है कि मतलब जैसे महाभारत में जो कौरवों की माता थी, वो 100 कौरव कैसे हुए थे? तो वो पार्थिनोजेनेसिस से ही हुए थे। ओके, अब हम देखते हैं ट्रिगर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं बोल बोल के पढ़ाऊंगा तो आप थोड़ा सा इसको लेट्स बियर विद मी। ट्रिगर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ये मरकरी, अल्कोहल, कैडमियम, लेड, एस्बेस्टोस, इनको बढ़ा देता है। इनके साथ ज्यादा बनती है तो इनको बढ़ा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल कैसे करेंगे हम एसिड रेन को? आप बफर बनाइए, बेस बनाइए। तो बेस वाले कैसे आते हैं? CaO, CaCO3 जो बनाएंगे, CaOH होल ट्वाइस, ये हमारा बेस है, तो ये इसको हेल्प करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को आप डिक्रीज करिए, लो सल्फर फ्यूल्स को यूज करिए, जो आजकल हम कर रहे हैं भारत स्टैंडर्ड्स में। डिक्रीज करो NO ऑक्साइड्स को, मॉडिफाई करो इंजन्स को, तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास है ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होगा कि एसिड रेन जो आपकी धरती पे आ रही है वो तो ठीक है, जब वो ओशन में जाएगी तो ओशन के पानी को भी एसिडिफाई कर देगी। तो इसमें भी चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है तो कार्बन की कंसेंट्रेशन बढ़ी। आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे 200 ppm कार्बन होता था, CO2, अभी डबल होके 400 ppm हो गया, 400। और इसकी वजह से जो आपका pH चेंज आया है वो अराउंड 0.1 आया है। ठीक है, अब ओशन में इससे क्या होएगा? कोरल्स घट जाएंगे, फिश घट जाएंगे, ये सारे, क्योंकि फूड चेन, फूड वेब सब इंटरलिंक्ड होते हैं। पीएच डिक्रीज बाय 0.1 सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये आपका ध्यान रखना। ओशन की पीएच 8 है, ठीक है, पानी से 1 ज्यादा, एल्कलाइन होता है, तो वो उसी में ही सर्वाइव कर पाते हैं। जब ये एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड बन गया है, वो एल्कलाइन ही है, बट उसकी एल्कलिनिटी कम हो गई है, उसको भी हम एसिडिफिकेशन बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पीएच 7 से कम नहीं हुई है। CaCO3 ये आपका कैल्साइट की फॉर्म में मिलता है, एरागोनाइट की फॉर्म में मिलता है। कैल्साइट वाला लेस सोल्यूबल है, ये एरागोनाइट ज्यादा सोल्यूबल है। ये आपका प्लेटोनिक एल्गीज और प्रोटिस्टा इनकी ग्रोथ में करता है। ये जो एरागोनाइट होता है हार्ड वाला, ये कोरल्स वगैरह बनाने में, एल्गी वगैरह बनाने में, मोलस्का बनाने में हेल्प करता है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ द एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सब जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन ज्यादा होगा। एसिड एसिडिफिकेशन की वजह से क्या होगा? CO2 अपना H2CO3 ज्यादा बनेगा, CO2 जो आ रहा है वो H2CO3, इससे अपने CO3 आयंस आ रहे हैं। CO3 आयंस आएंगे तो हमारा जो CaCO3 है वो उल्टा इधर की तरफ आ रहा है, तो ये कैल्सिफिकेशन में ये जब घटेंगे, क्योंकि H2CO3 बन गया, ये CO3 आयंस हमें नहीं मिल रहे हैं, वो हमें चाहिए कैल्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि CaCO3 हमारा बनता है ना, तो वो नहीं बन रहा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसकी वजह से ये जब कार्बोनिक एसिड बना तो डिक्रीज इन द कार्बोनेट आयन, सो डिक्रीज इन द कैल्सिफिकेशन, तो इसी की वजह से कोरल्स भी आपके कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेचुरेशन होराइजन। सेचुरेशन होराइजन क्या होता है? एक वो लेवल जिसके नीचे जाते ही आपका CaCO3 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से वो लेवल थोड़ा सा आपका ऊपर जाने लग जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जितने नीचे वाले कोरल्स थे वो ज्यादा एक्सपोज होंगे उससे, और वो ज्यादा एक्सपोज होंगे तो वो ज्यादा ब्लीचिंग होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं ऊपर वाले ओशन में जो CaCO3 है दैट इज गुड, जबकि जो नीचे वाले में है दैट इज लेस। अब हमारा है लाइसोक्लाइन, ये उस बाउंड्री को बोलते हैं जो जिसके बीच नीचे जाते ही डिसोल्यूशन होने लग जाएगा ना, जो हम देख रहे थे।
तो CaCO3 जो डिकम्पोज होकर डिसोल्यूशन होने लग जाएगा, उस लाइन को बोल रहे हैं लाइसोक्लाइन। उससे नीचे डिजोल्व हो गया तो कोरल्स खत्म हो जाएंगे, उससे ऊपर ऊपर रहेगा, और यही एसिडिफिकेशन की वजह से ये लाइन ऊपर चली जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रट लो कि लाइन अगर ऊपर जाएगी तो ज्यादा डिकम्पोजिशन आएगा, और अगर नीचे रहती है तो गुड फॉर कोरल हेल्थ। CO2 in oceans, तो shallowing of the lysocline, more organism exposed। ऐसे ही upwelling भी affects the cell organisms because वो unaccustomed होते हैं, उन पे फिर से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा हो गया है पहला वाला जो हमारा वीडियो था, दैट्स इट। इसमें हमने क्लाइमेट चेंज और ओशियन एसिडिफिकेशन देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन वाला चैप्टर 19 अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ शंकर IAS। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा and it helped you in revising, so please like, share and subscribe the channel। अपने दोस्तों को भी बताइए। Till then, stay fit, stay healthy। जय हिंद, goodbye।